Hello everyone, this is CACMA Tarun Shah. I have completed my cost accountancy exams in December 2020 and in intermediate as well as in final I was an all India ranker. Today we will have a topic of income under the head salary under Income Tax Act. Income under the head salary is one of the most important heads of income we can say practically भी okay जो भी सैलराइड पर्सनस होते हैं उन सभी को इनकम अंडर दैट सैलरी के अंदर ही अपनी इनकम दिखा के उसके ऊपर टैक्स पे करना होता है ओके तो आइए शुरू करते हैं इनकम अंडर द हेड सैलरी के साथ इसमें सबसे पहली बात तो मैं ये कर लूँ क्लियर कर लूँ कि जो सेक्शंस इस हेड के अंदर कवर होने वाले हैं दैट इज सेक्शन 15 टू सेक्शन नंबर 17 सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 17 तक इस हेड के अंदर सारी चीज़ें आती हैं ठीक है अगर एक एक करके बात करें सेक्शन वाइज तो सेक्शन नंबर 15 में आपका चार्जिंग सेक्शन आएगा सेक्शन नंबर 16 बात करेगा डिडक्शंस की कि जो भी इनकम अंडर द हेड सैलरी है उसमें क्या क्या डिडक्शंस अवेलेबल है 3 डिडक्शंस की हम उसमें बात करेंगे सेक्शन 16 में और सेक्शन 17 में मेनली हमारा जो डिस्कशन होगा दैट विल बी सेक्शन 17(2) परक्विजिट्स के ऊपर होगा ओके अब ये सारी चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है वो सब अपन अभी एक एक करके समझते हैं तो आइए सबसे पहले तो बात करें ओके सेक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ खास बातें जो हमें इनकम अंडर दैट सैलरी में ध्यान रखनी होती हैं उसको पहले क्लियर कर लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं विथ अवर चार्जिंग सेक्शन देखिए इनकम टैक्स में जो भी पहला सेक्शन होता है ओके वो हर हेड के अंदर इट इज़ चार्जिंग सेक्शन चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या चार्जिंग सेक्शन का मतलब कौन सी ऐसी चीज है कौन सी ऐसी इनकम है जो इस हेड के अंदर टैक्स होगी कौन सी ऐसी इनकम है जो इस हेड के अंदर टैक्स होगी और कब होगी वो आपको चार्जिंग सेक्शन क्लियर करता है इनकम अंडर द हेड सैलरी के लिए सेक्शन नंबर 15 चार्जिंग सेक्शन है कैपिटल गेन्स के लिए सेक्शन 45 चार्जिंग सेक्शन है पीजीबीपी के लिए सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन है और बाकी सारी हेड्स ऑफ इनकम में भी अलग अलग अपने अपने चार्जिंग सेक्शंस हैं ओके तो सबसे पहला सेक्शन कोई भी हेड ऑफ इनकम के अंदर होता है चार्जिंग सेक्शन ओके अब चार्जिंग सेक्शन इसमें स्टार्ट करने से पहले आप आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या कि कब कौन सी इनकम और कब वो इनकम टैक्स होगी उस हेड के अंदर कौन सी इनकम और कब वो इनकम टैक्स होगी उस हेड के अंदर ओके सो वो सेक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हम क्लियर कर लेते हैं ओके सैलरी का सबसे पहले मतलब क्या होता है सैलरी सैलरी मतलब सिंपल जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करता है जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करता है वेदर इन कैश और इन काइंड वेदर इन कैश और इन काइंड वो सब सारी अमाउंट सैलरी के हेड के अंदर आती है सिंपल एंड स्वीट ओके जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करेगा जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करेगा दैट टू इन एम्प्लॉयर्स कैपेसिटी दैट टू इन एम्प्लॉयर्स कैपेसिटी पे करेगा वो सारी की सारी चीज़ें इनकम अंडर द हेड सैलरी के अंदर टैक्स होती है ओके तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पे कि जो भी पेयर और पेई है यहाँ पे जो भी पेयर और पेई है जो पे कर रहा है जो रिसीव कर रहा है उन दोनों के जो बीच में रिलेशन होना चाहिए दैट मस्ट बी ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई ये सबसे खास बात है जो आपको ध्यान में रखनी है ये जो अमाउंट पे कर रहा है जो अमाउंट रिसीव हो कर रहा है पेयर और पेई जिसको हम इनकम टैक्स के हिसाब से बोलते हैं उन दोनों के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होना जरूरी है ओके इसको प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं लेट्स से कि भाई स्कूल में एक टीचर है ठीक है स्कूल में जो टीचर है उसका जो एम्प्लॉयर है वो स्कूल है और टीचर इज एन एम्प्लॉयर देयर टीचर इज एन एम्प्लॉय देयर सॉरी ठीक है मैं यहाँ पे वर्ड जो यूज करूंगा ना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर की जगह मैं अभी वर्ड यूज करूंगा बॉस और एम्प्लॉई की जगह एम्प्लॉय यूज करेंगे बिकॉज कंफ्यूजन ना रहे ओके एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में हो सकता है आपको सुनने में कंफ्यूजन हो सर बोल क्या रहे तो एम्प्लॉयर की जब यूज क्या करेंगे बॉस ओके सो सिंपल मास्टर सर्वेंट रिलेशन भी हम उसको बोलते हैं बॉस एम्प्लॉय का रिलेशन भी हम उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन को ओके ऑल राइट सो मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे टीचर एक स्कूल में एम्प्लॉयड होता है ओके स्कूल उसका बॉस है और टीचर वहां का एक एम्प्लॉय है तो जो टीचर को अमाउंट स्कूल पे कर रही है वो टैक्स होगा अंडर द हेड सैलरी वो टैक्स होगा अंडर द हेड सैलरी लेकिन अगर मान लो कि कोई भी टीचर को ओके कोई बोर्ड ने अपॉइंट किया किसी जैसे मान लो सीबीएसई बोर्ड की टीचर है तो सीबीएसई बोर्ड ने अपॉइंट किया कि आपको यहाँ पे इन्विजिलेशन करना है तो आपको यहाँ पे पेपर चेकिंग करना है ऑलराइट तो वो जो पैसा टीचर को मिलेगा वो कोई स्कूल नहीं दे रहा है वो सीबीएसई बोर्ड दे रहा है एक थर्ड पार्टी दे रही है तो ओके तो वो जो अमाउंट मिल रहा है टीचर को ओके
नॉट फ्रॉम स्कूल बट फ्रॉम बोर्ड, तो वो जो अमाउंट है वो टैक्सेबल नहीं होगा अंडर दैट सैलरी। क्यों? बिकॉज वहां पे कोई एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से जैसे कि आप लोग लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं कि सीए में बन गए और सीए में बनने के बाद आपने एक प्रैक्टिस ओपन किया, ठीक है, आपने प्रैक्टिस ओपन किया जिसमें आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। ओके, अब क्लाइंट्स का वर्क आपको करना है, तो क्लाइंट जो भी वर्क दे रहा है कि भाई जैसे हमारे कॉस्ट ऑडिट का रिटर्न फाइल कर लीजिए, हमारा कॉस्ट ऑडिट आपको करना है, हमारे आईटीआर का रिटर्न फाइल करना है, हमारा आपका जीएसटीआर का रिटर्न फाइल करना है। ओके, क्लाइंट ने सारा काम हमें दिया। ओके, अब आप मुझे बताओ क्लाइंट और हमारे बीच में क्या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप है? ऑब्वियसली नॉट, वहां पे कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, ये बात समझ लेना। यहाँ पे दो चीज आती है, एक दो वर्ड्स है यहाँ पे जो हमें समझनी बहुत जरूरी है। एक तो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। हम सर्विस कर रहे हैं, हम सर्विस कर रहे हैं, तो ये जॉब है, और यहाँ सर्विस की जो इनकम हमें मिलती है वो हमेशा कहाँ जाती है? सैलरी के हेड में जाती है। हम सर्विस कर रहे हैं, हम किसी के अंडर एम्प्लॉयड हैं, हम किसी के अंडर एम्प्लॉयड हैं, तो उसका जितना भी पैसा है वो सैलरी हेड के अंदर टैक्स होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस जो होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, हमें ये सर्विस उनको प्रोवाइड करनी है, हमें ये सर्विस उनको प्रोवाइड करनी है। जैसे सीएमए जो होता है प्रोफेशनल होता है, वो अपने क्लाइंट को सर्विस देता है, ठीक है, तो वहां पे जो इनकम सीएमए कमा रहा है वो सैलरी के अंदर टैक्स नहीं होगा। दैट इज वी कैन से प्रोफेशनल सर्विस। क्या बोल सकते हैं हम उसको? प्रोफेशनल सर्विस, जो पीजीबीपी के अंदर टैक्स होगा। कहां टैक्स होगा? पीजीबीपी के अंदर टैक्स होगा। ओके, दो वर्ड समझना बेटा। ओके, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, में सर्विस कर रहा हूं, टीचर स्कूल में सर्विस दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, उसकी जो भी इनकम होगी, उसकी जो भी इनकम होगी वो सैलरी हेड के अंदर टैक्स होगी, बिकॉज वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। बट एक सीए में जो अपने क्लाइंट का काम करके दे रहा है, एक सीए में जो अपने क्लाइंट का काम करके दे रहा है, वहां पे क्लाइंट कोई उसका एम्प्लॉयर, सीए का एम्प्लॉयर नहीं है, सीएमए का बॉस नहीं है, ये बात ध्यान रख लेना। तो वहां पे एक प्रोफेशनल सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी जो इनकम है वो टैक्स होगी अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। आई होप यू आर गेटिंग क्लियर, ठीक है। देखो, जनरली एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप कब होगा? सिंपल, जहां पे बॉस जो है वो एम्प्लॉय के एक्शंस को कंट्रोल कर सकता है, जहां पे बॉस एम्प्लॉय के एक्शंस को कंट्रोल कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है कि आपको ऐसे काम करना है। ओके, तो वहां पे जनरली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है। इज दैट क्लियर गाइस? ओके, आई होप ये आप समझ रहे होंगे, बिकॉज ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे आपको दो एग्जांपल्स दिए, दोनों एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, टीचर जो स्कूल में काम करता है वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है। ऑल राइट, वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है, तो टीचर की जो सैलरी है वो टैक्स होगी अंडर द हेड सैलरी। लेकिन मान लो जो सीए में अपने क्लाइंट का काम कर रहा है, सीए में अपने क्लाइंट का काम कर रहा है, वहां पे क्लाइंट कोई बॉस नहीं है। ओके, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपने क्लाइंट को। ओके, तो वहां पे प्रोफेशनल सर्विस पीजीबीपी में वो इनकम टैक्स होगी, वो सैलरी हेड के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो इन शॉर्ट दो चीजें हमें ध्यान रखनी है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप पेयर और पे के बीच में होना जरूरी है। इज दैट क्लियर गाइस? आई होप आपको बेसिक आइडिया आया होगा इस चीज से, ठीक है। ऑल राइट, सो इसी पॉइंट से मैंने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया। पॉइंट नंबर 1, एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप मस्ट एग्जिस्ट। पेमेंट जो है वो एम्प्लॉयर के कैपेसिटी में होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, ऑफ सर्विस हम दे रहे हैं तो वो इनकम जाएगी सैलरी के अंदर। हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, तो वो सैलरी के अंदर टैक्स नहीं होगी। वो कहाँ होगी? या तो पीजीबीपी या तो आईएफओएस में भी हो सकती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मतलब कैसा? देखो, जैसे मैंने अभी टीचर का एग्जांपल दिया आपको, टीचर जो पेपर चेकिंग करेगा, ओके, बोर्ड में इन्विजिलेशन करेगा, ऑलराइट, तो उसका पीजीबीपी में उसकी टैक्स नहीं जाएगी, उसका जो उसकी इनकम पीजीबीपी में जाएगी, उसकी इनकम जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये चीज समझने के लिए आपको पीजीबीपी आईएफओएस का हेड्स ऑफ इनकम भी समझ आना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे टीचर प्रोवाइड कर रहा है ना सर्विस, किसको? बोर्ड को, चेकिंग का वगैरह वगैरह, तो उसकी जो इनकम है, ओके, वो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, हो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, बिकॉज उसका रूटीन टास्क कोई पेपर चेक करना नहीं है, वो कुछ फ्रीलांसिंग के हिसाब से जैसे टाइम अवेलेबल है बोर्ड के कहने के हिसाब से वो पेपर चेकिंग कर रहा है। ओके, तो उसका इनकम पीजीबीपी के अंदर टैक्स नहीं होगा। रेगुलरली अगर वो सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो पीजीबीपी में जाएगा।
ओके ये सब चीजें अंडरस्टैंडिंग जो है हम अलग हेड्स ऑफ इनकम जब पढ़ेंगे पीजीबीपी और आईएफओएस उसमें हम लोग ये क्लियर करेंगे। ऑल राइट गाइस, ओके नेक्स्ट। अभी चार्जिंग सेक्शन पे मैंने आप चार्जिंग सेक्शन के बारे में मैंने अभी आपको कुछ बताया नहीं, मैं सिर्फ अभी नोट्स जो है कुछ खास बातें जो है डिस्कस कर रहा हूँ आप लोग के सामने। मैंने यहाँ पे एक लिखा है सैलरी, अगर पार्टनर को सैलरी दी जाती है, सैलरी टू पार्टनर, ओके सैलरी टू पार्टनर, तो सर आप बोलोगे यहाँ तो सैलरी हेड के बिकॉज सैलरी दिया है तो सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे पार्टनर इज नॉट अंडर एम्प्लॉयमेंट, पार्टनर इज नॉट अंडर एनी एम्प्लॉयमेंट, उसका कोई एम्प्लॉयर नहीं, वहाँ पे कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है फर्म के बीच में और पार्टनरशिप के पार्टनर के बीच में, ओके इसलिए ये जो इनकम है वो सैलरी में टैक्स नहीं होती है, ये इनकम टैक्स होती है अपने पीजीबीपी में। इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे अंडर सेक्शन 40B, जब पीजीबीपी का चैप्टर आएगा उसको इन डिटेल बाद में अपना डिस्कशन होगा, ठीक है। फिर डायरेक्टर सिटिंग फीस, अब डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनी के, इसमें भी दो चीज होती है, ठीक है, कि अगर ये डायरेक्टर इफ इट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, इफ डायरेक्टर इज अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, ही इज एम्प्लॉयड, ओके वो सारे डिसीजंस वगैरह सब ले रहा है वो कंपनी के, ऑलराइट इट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो वो चीज सैलरी के अंदर टैक्स होगी, तो वो चीज सैलरी के अंदर टैक्स होगी। लेकिन डायरेक्टर ऐसा है कि नहीं सिर्फ मीटिंग्स में आके बैठता है बस और कुछ करता नहीं है, सिर्फ उसको मीटिंग में बैठना, उस मीटिंग में बैठने का फीस मिल रहा है डायरेक्टर सिटिंग फीस, तो वो चीज फिर कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अभी डायरेक्टर सिटिंग फीस मैंने लिखा है, ओके आप समझ मत लेना कि डायरेक्टर की सैलरी है तो डायरेक्ट आईएफओएस में जाता है, नहीं, आप देखो चेक करो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि वेदर डायरेक्टर इज इन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, वो रोज रोज कंपनी में आके रोज कंपनी के काम संभाल रहा है, अगर ऐसा है तो वो चीज सैलरी के अंदर ही टैक्स होगी। लेकिन वो कभी कभी आता है बस मीटिंग्स में सब डिस्कशंस में इन्वॉल्व होता है बस और कुछ ज़्यादा काम नहीं करता है, उसको सिर्फ मीटिंग में बैठने का फीस हम दे रहे हैं, तो वो चीज़ टैक्स होगी अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इज दैट क्लियर? फिर एमपीज और एमएलएस को जो सैलरी मिलती है ना, ओके सो देखो एमपी और एमएलए कोई हम उनके बॉस नहीं हैं और ना वो हमारे एम्प्लॉई है, दे आर जस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स विच आर सिलेक्टेड बाय अस, ओके दे आर जस्ट रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्टेड बाय अस, ओके उनका कोई बॉस नहीं है, उनकी जो इनकम है वो सैलरी के अंदर टैक्स नहीं होगी, उनकी इनकम हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होगी, ध्यान रख लेना, ओके बिकॉज यहाँ पे कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उनको जो सैलरी मिलती है वो हमेशा कहाँ टैक्स होगी, इनकम अंडर दैट सैलरी, बिकॉज गवर्नमेंट इज एम्प्लॉयर, okay government is boss of that cabinet ministers, are you getting my point? So MPMLAs की जो सैलरी है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी बिकॉज दे आर जस्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बाय पीपल ऑफ इंडिया, ऑलराइट वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉयड है, ओके तो वो सारे मिनिस्टर की सैलरी वो इनकम अंडर दैट सैलरी के अंदर टैक्स होगी। आई होप ये सारे पॉइंट्स एक एक करके क्लियर होते जा रहे होंगे आप लोग को। फिर यहाँ लिखा है कि अगर फॉर्मर से, प्रेजेंट से, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर से किसी से भी सैलरी रिसीव हुआ है, एम्प्लॉयर होना जरूरी है, वेदर फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर मतलब करंट एम्प्लॉयर या तो पास्ट एम्प्लॉयर या तो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर से सैलरी मिल रही है, वो सारी सैलरी आपकी टैक्स होगी। ऑल राइट, अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना, फॉरगोइंग ऑफ सैलरी, सरेंडर ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी एंड एडवांस अगेंस्ट सैलरी, ओके। अब फॉरगो करना मतलब भाई मैंने मान लो कंपनी एक्स में काम किया, ठीक है, अब कंपनी एक्स में मैंने काम किया, महीने का मेरा पूरा सैलरी ड्यू है, मैंने कंपनी एक्स को बोल दिया भाई नहीं चाहिए तेरी सैलरी, उसके साथ कुछ मगजमारी हो गई तू जान दे, आई एम फॉरगोइंग माई सैलरी, नहीं चाहिए जा रख अपने पास, ऑलराइट still this will be included in your income under the head salary, because ये forgo करना सैलरी को, हमने बोला कि रख तेरे पास है, दान कर दे भाई किसी को भी, तो भाई ये जो चीज़ है ना इसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं, हमने जो इनकम कमाया उसका एप्लीकेशन यहाँ पे हो रहा है, तो 100% ये सबसे पहले आपके इनकम के अंदर टैक्स होगा ही होगा, ये आपके इनकम के अंदर इंक्लूड होगा ही होगा, ये चीज़ आप समझ लेना गाइस, ऑलराइट। फॉरगो भले आप कर दे रहे हो बट ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाता है कि आपने अपनी इनकम को कहीं डोनेट कर दिया, कहीं दान दे दिया, कहीं दे दिया, अप्लाई कर दिया अपनी इनकम को, तो आपकी इनकम में वो इंक्लूड होगा। फॉरगो करना विल ऑलवेज बी टैक्सेबल, फॉरगो करना विल ऑलवेज बी टैक्सेबल, लेकिन अगर आप मान लो सैलरी को सरेंडर कर देते हो, सरेंडर अंडर सेक्शन 2 ऑफ वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट, ओके अंडर सेक्शन 2 आप सेंट्रल गवर्नमेंट को वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरीज एक्ट के अंदर अगर सरेंडर कर देते हो अपनी सैलरी को, तो वो सैलरी फिर आपकी टैक्सेबल नहीं होगी,
इज दैट क्लियर? तो दो चीजें फॉरगो करना, भाई नहीं चाहिए अपनी सैलरी, रख अपने पास, दान दे दे, उसको दे दे, उसको दे दे, तो ये चीज क्या मानी जाती है? एप्लीकेशन ऑफ इनकम मानी जाती है। एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, इसका मतलब ये सैलरी आपके इनकम के अंदर इंक्लूड होगी ही होगी। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, अभी एडवांस सैलरी और एडवांस अगेंस्ट सैलरी को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको चार्जिंग सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 15, चार्जिंग सेक्शन हमेशा आपको ये बताएगा कि भाई कब इस हेड के अंदर वो सैलरी इंक्लूड होती है और कब वो टैक्स होती है। ठीक है, सो यहां पे मैंने क्या लिखा है, एक सिंपल सा पॉइंट लिखा है कि इट इज टैक्स्ड ऑन ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, ड्यू और रिसिट विच एवर इज अर्लियर। मतलब मान लो आपने मार्च में काम किया और उसकी सैलरी ड्यू होती है अप्रैल में, और आपको सैलरी भी मिली है अप्रैल में, तो वो सैलरी आपकी अप्रैल में ही टैक्स होगी, मार्च में टैक्स नहीं होगी, ये बात समझ लेना। मान लो वो मार्च की सैलरी भले ड्यू होती है अप्रैल में, बट आपको दे दी गई है 31 मार्च को, ओके आपको रिसीव पहले हो गई है, ड्यू बाद में होती है, रिसीव पहले आ गया आपके पास पैसा, 31 मार्च को ही आ गया आपके पास पैसा, तो 100% उस केस में टैक्सेबिलिटी 31 मार्च को आएगा, बिकॉज क्या लिखा है, ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हुआ है वो तब आपका सैलरी का इनकम टैक्स हो जाएगा। ओके, बट इसमें बहुत एक क्रिटिकल चीज है जो हमें समझनी है, दैट इज एक्रूअल। ओके, ये बात बहुत कम जन समझते हैं। ओके, बहुत कम जन को इस बारे में पता भी होगा। ओके, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बताता हूं यहां पे कि भाई ड्यू क्या होता है एंड एक्रूअल क्या होता है। ऑलराइट, अपना जो अकाउंटिंग होता है वो एक्रूअल के बेसिस पे होता है, आपको याद है राइट? अपना जो अकाउंटिंग होता है वो दैट इज बेस्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, या तो एक्रूअल बेसिस या तो कैश बेसिस। इज दैट क्लियर? और ये ड्यू एक वर्ड अलग है, ड्यू और एक्रूअल दोनों सेम नहीं है, सबसे पहले मैं ये चीज क्लियर कर देता हूं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ओके, लेट मी जस्ट टेक एन एग्जांपल। लेट्स से कि कोई भी कंपनी एक्स है, कोई कंपनी एक्स, ओके, जिनका पॉलिसी है कि वो का सैलरी ड्यू होगा ड्यू ऑन 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ। उनका पॉलिसी ऐसा है कि ड्यू होगा सैलरी ऑन 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब आपने मार्च में काम किया तो उसका सैलरी ड्यू होगा 5th अप्रैल को। ऑलराइट, आपने फेब में काम किया, उसका सैलरी ड्यू होगा 5th मार्च को। इज इट क्लियर? तो अगर मैं टैक्सेबिलिटी की बात करूं, लेट्स से रिसीव जो हुआ है सैलरी जब ड्यू हुआ तभी रिसीव हो गया, जब ड्यू हुआ तभी रिसीव हो गया। बट अगर एक्रू की बात करूं ना, अगर मैं अकाउंट्स बनाता, मैं मेरे अकाउंट्स बनाता, ओके, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डिस्कशन करता हूं, टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करता हूं, तो ये जो मार्च में जिस बंदे ने काम किया है उसका खर्चा मुझे मार्च में ही रिकॉर्ड करना है, बिकॉज मैं जो अकाउंट्स बना रहा हूँ वो एक्रूअल बेसिस पे बना रहा हूँ। किस बेसिस पे बना रहा हूँ? एक्रूअल बेसिस पे। ये तो फैब में जिस बंदे ने काम किया उसका खर्चा मेरा फैब में ही रिकॉर्ड होगा। ऑलराइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब ईयर 24 25 25 26 समझ लेते हैं कि 25 26 में ही ये अकाउंटिंग ईयर में खर्चे रिकॉर्ड होने वाला है। लेकिन टैक्सेशन के हिसाब से देखा जाए, ओके, टैक्सेशन के हिसाब से देखा जाए, ओके, टैक्सेशन के हिसाब से देखा जाए तो जो बंदे को वो सैलरी मिल रही है, जो बंदे को वो सैलरी मिल रही है, ये वाली मार्च की जो सैलरी वो एक्रू तो हो चुकी है, मार्च में अकाउंट्स के हिसाब से एक्रू हो चुकी है, बिकॉज उसने काम कर लिया है। ओके, ऑलराइट, एक्रू हो चुकी है, बट उसको पे कब हुआ है? 5th अप्रैल को। तो उसका जो टैक्सेबिलिटी अराइज होगा वो अप्रैल में अराइज होगा, मार्च में अराइज नहीं होगा, ये बात समझ लेना। ओके, ड्यू का मतलब क्या होता है और एक्रूअल का मतलब क्या होता है ये समझो। एक्रूअल मतलब पल पल एक्रू होता है। आपने मान लो आज काम किया, आज आपकी सैलरी एक्रू हो गई है, कल काम किया आपकी सैलरी एक्रू हो गई है, परसों काम करोगे आपकी सैलरी एक्रू हो जाएगी, बट ड्यू नहीं हुई है। ड्यू कब होगी? ड्यू नेक्स्ट मंथ के 5th को होगी, सॉरी, ड्यू नेक्स्ट मंथ के 5th को होगी। और इनकम टैक्स जो टैक्सेशन की बात करता है वो ड्यू के बेसिस पे करता है, एक्रूअल के बेसिस पे नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको ध्यान से समझना। बहुत जन इसको इग्नोर कर लेते हैं। अगर मार्च में मैंने काम कर लिया है तो उसका टैक्सेबिलिटी मार्च में नहीं आएगा, बिकॉज ड्यू कब हो रहा है? 5th अप्रैल को, अनलेस एंड अनटिल आपको सैलरी मार्च में रिसीव ना हो। मान लो मार्च में काम किया और सैलरी भी मार्च में ही मिल गई है, तो टैक्सेबिलिटी कब आएगी? मार्च में ही आएगी। टैक्सेबिलिटी कब आएगी? मार्च में ही आएगी, बिकॉज वो रिसीव हो गया, ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पे एक्रूअल की बात नहीं कही गई है। तो एक्रूअल का मतलब आपको समझ आ रहा होगा, जैसे जैसे आप काम करते जा रहे हो वैसे वैसे सैलरी आपकी एक्रू होती जा रही है। मार्च की सैलरी मार्च में ही एक्रू होती है, बट ड्यू कब हो रही है? 5th अप्रैल।
और टैक्सेबिलिटी किस हिसाब से, ड्यू के हिसाब से, एक्रूअल के हिसाब से नहीं है। ड्यू और रिसिट विच एवर इज अर्लियर, ये बात ध्यान से समझना। आई होप आपको समझ आया होगा। ये बहुत क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो सिंपल, सैलरी का जो टैक्सेबिलिटी आता है वो ड्यू और रिसिट विच एवर इज अर्लियर के बेसिस पे आता है, एक्रूअल के बेसिस पे नहीं आता है। आप मार्च में काम कर लेते हो, सैलरी एक्रू हो जाती है, बट ड्यू कब होती है, नेक्स्ट अप्रैल में, तो उसका टैक्सेबिलिटी कब आएगा, अप्रैल में। यहाँ पे मैंने अकाउंटिंग की तो बात की, वो फर्म के हिसाब से की, टैक्सेबिलिटी की बात तो की वो जो पर्सन है अपने एम्प्लॉय है उसके हिसाब से करिए। ओके, ऑलराइट, ये मैं अकाउंट के पर्सपेक्टिव से समझा रहा था और ये मैं एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से समझा रहा था, उसको टैक्स कब लगेगा। इज दैट क्लियर? ओके, यहाँ पे हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, पे एम्प्लॉय, ये जो अपने एम्प्लॉय काम करते हैं उनको जो भी पैसा मिलता है उनका कब टैक्सेबिलिटी आएगा। ऑलराइट, कौन सी इनकम टैक्स होगी, कौन सी इनकम टैक्स नहीं होगी, हम एसएससी के हिसाब से पूरा इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, तो ये बात प्लीज आप ध्यान में रखना, ड्यू और एक्रूअल विच एवर इज, ड्यू और रिसिट विच एवर इज अर्लियर इज योर चार्जिंग सेक्शन, और ड्यू और एक्रूअल दोनों अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। चलो, आई होप ये आपको समझ आया होगा। नाउ अब ये बात करता हूं मैं, यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना बाकी है, दैट इज एडवांस सैलरी एंड एडवांस अगेंस्ट सैलरी। ये जो एडवांस अगेंस्ट सैलरी है ना, इसको एक्चुअली में सैलरी नहीं ट्रीट किया जाता है, इसको लोन ट्रीट किया जाता है। क्या ट्रीट किया जाता है, लोन ट्रीट किया जाता है। दोनों का मतलब समझा देता हूं मैं आपको। ओके, जैसे आपको पैसों की जरूरत पड़ी, आप अपने बॉस के पास गए, सर मुझे अभी पैसा चाहिए, अप्रैल मंथ के जो सैलरी है उसको मुझे अभी पेमेंट कर दो। ओके, मुझे ज़रूरत है पैसों की। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, तो उसने अप्रैल का सैलरी अभी पे कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे एडवांस सैलरी, नॉट एडवांस अगेंस्ट सैलरी, इसको हम बोलेंगे एडवांस सैलरी। अप्रैल का पैसा अभी ले लिया, काम करने से पहले ही ले लिया, एडवांस सैलरी। तो ये जो एडवांस सैलरी होगी वो टैक्स कब होगी, सिंपल, जब रिसीव होगा तब, जब रिसीव होगा तब, ऑन रिसिप्ट ये टैक्सेबल होगा। ओके, फिर वापस जब अप्रैल में ड्यू होगा तब टैक्स नहीं होगा, डबल टैक्सेशन कभी भी नहीं आएगा गाइस। ओके, रिसीव ऑलरेडी हो चुका है, जब रिसीव हुआ तभी टैक्स लग गया, तो वापस अप्रैल में टैक्स नहीं लगेगा। आपने मार्च में अप्रैल का पैसा ले लिया, ओके, तो मार्च में टैक्स हो जाएगा, अब अप्रैल में जब ड्यू होगा तब टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। इज दैट क्लियर? अब ये दूसरा चीज क्या, एडवांस अगेंस्ट सैलरी। सर बॉस मुझे है ना कुछ 10-1 लाख रुपए की ज़रूरत है नेक्स्ट साल के लिए, तो नेक्स्ट साल की जो भी मेरी सैलरी बनेगी जब मैं काम करूंगा, उस सैलरी के अगेंस्ट मुझे थोड़ा एडवांस दे दो, उस सैलरी के अगेंस्ट मुझे थोड़ा एडवांस दे दो। ओके, तो दैट इज एडवांस अगेंस्ट सैलरी। वो आप लोन ले रहे हो, क्या ले रहे हो, लोन ले रहे हो सैलरी के अगेंस्ट। सैलरी की आपकी सिक्योरिटी, आप जो काम करने वाले हो सिक्योरिटी बन गई। ओके, उसके अगेंस्ट आपने क्या ले लिया, लोन ले लिया। दैट लोन, that advance against salary is not taxable when it is received, it is taxable when it is due। दोनों में फर्क है गाइस, दोनों में फर्क है। आपको हो सकता है अभी थोड़ा कम समझ आ रहा है, बट दोनों आराम से आप सोच के देखो। मैंने पहले वाले स्टेटमेंट में क्या बोला, भैया अप्रैल की सैलरी मुझे अभी दे दो, सैलरी दे दी आपको, ऑलराइट, तो वो एडवांस सैलरी हो गई। भाई अभी जो मैं बोल रहा हूँ कि जितनी भी सैलरी आने वाली है उसके अगेंस्ट मुझे एडवांस चाहिए पैसा, उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट मुझे एडवांस पैसा दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर वो एडवांस एडजस्ट करते जाना, जैसे जैसे सैलरी ड्यू होती जाएगी, जैसे जैसे सैलरी ड्यू होती जाएगी वैसे वैसे एडवांस एडजस्ट करते जाना सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो वो तब टैक्सेबिलिटी कब आएगी, जब वो सैलरी ड्यू होगी तब। एडवांस अगेंस्ट सैलरी के केस में जब ड्यू होगा तब टैक्सेबिलिटी आएगी। आई होप इट इज क्लियर गाइज। एग्जाम्पल्स करेंगे आगे तो और ज़्यादा आपको क्लियर होगा। ऑलराइट, सो मैंने अभी जो बताया चीज़ क्विकली वापस रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 15 to 17 इनकम अंडर द हेड सैलरी में आता है। सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 16 में डिडक्शंस है, सेक्शन 17(2) हमें पढ़ना है परक्विजिट्स के बारे में। ओके, सो हमने कुछ खास बातें पढ़ी कि भाई सैलरी इनकम के अंदर टैक्स होने के लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है, और जो पेमेंट होता है वो एम्प्लॉयर की कैपेसिटी में होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो इसका मैंने एग्जांपल दिया, जैसे टीचर स्कूल में काम करता है तो स्कूल टीचर में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, बट टीचर को अगर कोई टास्क असाइन किया बोर्ड ने तो वो बोर्ड और टीचर का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस हो जाएगा। यहाँ पे वो टीचर जो स्कूल में काम कर रहा है उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस हो जाएगा। सर्विस हम दे रहे हैं, सैलरी के अंदर जाएगा, हमको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सिंपल आपका या तो पीजीबीपी में या तो आईएफओएस में, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। इज दैट क्लियर? ओके, और मैंने सीए में क्लाइंट का भी एग्जांपल दिया, जब सीए में हम लोग हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, तो हमारे क्लाइंट्स हमारे बॉस नहीं हैं, वहाँ पे हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जो टैक्स होगा वो पीजीबीपी के अंदर टैक्स होगा, बिकॉज वो अपना रेगुलर काम है, तो वो पीजीबीपी के अंदर जाता है। इज दैट क्लियर? ऑल राइट, फिर हमने डिस्कस किया कि कोई पार्टनर को अगर सैलरी मिलती है तो पार्टनर वहाँ पे कोई एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई नहीं है, वहाँ पे कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है फर्म और पार्टनर के बीच में, तो दैट विल नॉट बी टैक्स अंडर दैट सैलरी, इट विल बी टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। इज दैट क्लियर?
फिर डायरेक्टर का तो सिटिंग फीस मिलता है, डायरेक्टर को सिटिंग फीस मिल रहा है, कभी कभी हम बुला रहे हैं मीटिंग में बैठने के लिए, तो वो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्टर एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है कंपनी का, वो कंपनी को पूरा संभाल रहा है, सारे एस्पेक्ट्स देख रहा है, रोज आ रहा है जा रहा है, तो वहाँ पे उसकी जो सैलरी होगी वो इनकम अंडर दैट सैलरी के अंदर टैक्स होगी। इज दैट क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट, एमपीज एमएलए जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिसको हमने इलेक्ट करके भेजा है संसद में, उनकी जो सैलरी है वो कोई सैलरी हेड के अंदर टैक्स नहीं होगी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी, बिकॉज हमारा और उनका रिलेशन कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नहीं है। लेकिन जो मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट है, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, उनकी सैलरी जो गवर्नमेंट पे करता है, वहां पे जो उनकी इनकम होगी वो इनकम अंडर द हेड सैलरी में जाएगी। इज दैट क्लियर? फिर कोई भी एम्प्लॉयर से हमें पैसा मिला है, फॉर्मर हो या प्रेजेंट हो या प्रोस्पेक्टिव हो, वो सारा का सारा पैसा जब रिसीव होगा या तो जब ड्यू होगा वो टैक्स होगा। ऑलराइट, हम ऐसा नहीं बोल सकते हमारा वो पिछला एम्प्लॉयर है उसने पैसा दिया है तो अभी क्यों टैक्स होगा, नहीं, वो टैक्स होगा जब रिसीव हुआ या तो जब ड्यू हुआ तब, विच एवर इज अर्लियर। फिर अगर आपने सैलरी को छोड़ दिया, जाने दिया, फॉरगो कर दिया, वो टैक्स होगा, बिकॉज वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाता है। लेकिन अगर आपने सैलरी को सरेंडर कर दिया अंडर सेक्शन 2 ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट, उसके अंदर अगर हमने सरेंडर किया है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। फिर हमने एक पॉइंट पढ़ा, एडवांस सैलरी और एडवांस अगेंस्ट सैलरी। एडवांस अगेंस्ट सैलरी विल ऑलवेज एक्ट एज अ लोन दैट विल नॉट बी टैक्सेबल एज अ सैलरी, बट सैलरी को पहले उठा लिया, पहले ही ले लिया, एडवांस में ले लिया, दैट विल बी टैक्सेबल एज रिसिट इज अर्लियर देन ड्यू। सो रिसिट पहले हो चुका है, उसका टैक्सेबिलिटी रिसिट के टाइम पे ही आ जाएगा, और जब ड्यू होगा तब वापस टैक्सेबल नहीं होगा। देयर इज नेवर अ डबल टैक्सेशन हियर। ऑल राइट गाइज, सो चार्जिंग सेक्शन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये चैप्टर के है ना 3 पार्ट्स है। ऑल राइट, 3 पार्ट्स में हमें इन चैप्टर को ब्रेक किया है। सबसे पहले हम इस चैप्टर में रिटायरमेंट बेनिफिट्स पढ़ेंगे, मतलब जो भी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो भी रिसीव हो रहे हैं उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे है, क्या है, वो अलग से हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट 2 एस्पेक्ट जो है अलावेंसेस एंड परक्विजिट्स, अलावेंसेस एंड परक्विजिट्स। ओके, सो इस चैप्टर में सेक्शन 10 का भी जिक्र होगा बार बार। एग्जेम्पशंस हैं कुछ, परक्विजिट्स रिटायरमेंट बेनिफिट्स के भी कुछ एग्जेम्पशंस हैं, अलावेंसेस के भी कुछ एग्जेम्पशंस हैं, तो उसका जिक्र हम बार बार करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले ना इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स तो आपको पता ही होगा, जब हम रिटायरमेंट होते हैं तो ग्रेचुइटी मिलता है, पेंशन मिलता है, ओके, ये सब वॉलंटरी अमाउंट जो हमें मिलते हैं, उनकी टैक्सेबिलिटी क्या है, उनका क्या एग्जेम्पशंस अवेलेबल है, सेक्शन 10 का उसमें जिक्र होगा, वो हम बात करेंगे। अब सबसे पहले अलावेंस और परक्विजिट के बीच में फ़र्क समझ लेते हैं। अलावेंस का मतलब क्या? देखो 2 चीज़ें, जैसे मेरा एम्प्लॉय एक्स है, मैंने एम्प्लॉय एक्स को अपनी कंपनी में रखा और उसको बोला कि भाई तू बाहर से आया है ना, बाहर से आया है, तू रहता कहीं और है, लेट से तू यूपी से आया है, बिहार से आया है, ओके, और सूरत में भी रहेगा, तो उसमें रहने का तेरे को खर्चा होगा, ओके, तो यहाँ पे रहने का जो भी खर्चा होगा उसका पैसा मैं तुझे दूंगा, उसका पैसा मैं तुझे दूंगा, मैं पैसा दूंगा, मैं घर नहीं देने वाला हूँ रहने के लिए, मैं क्या दे रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ, मनी, अमाउंट, ओके, रुपीज़ अमाउंट में दे रहा हूँ, अमाउंट में दे रहा हूँ, ओके, फॉर रेंटिंग अ हाउस, फॉर रेंटिंग अ हाउस, ओके। तो इस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, अलावेंस बोलते हैं। अलावेंस मतलब जो आपने पैसा दिया किसी पर्पस के लिए। इज दैट क्लियर? यहीं पे परक्विजिट भी आता है। लेट्स से उस बंदे को जो यूपी बिहार से आया है उसको मैंने रहने के लिए घर ही दे दिया है, उसको मैंने रहने के लिए क्या दे दिया है, घर ही दे दिया कि भाई तू रह यहाँ पे आके, ये मेरा घर है। अब बेनिफिट तो मिल रहा है ना उसको। अब यहाँ पे अलावेंस में तो क्या है, चीज सिंपल होगी ना, हमने पैसा दिया, वो पैसा हमारे सैलरी में इंक्लूड हो जाएगा, हम उसको रहने का खर्चा दे रहे हैं तो उसको बेनिफिट मिल रहा है ना एम्प्लॉय को, ये एम्प्लॉयर के कैपेसिटी में एम्प्लॉय को वो पे कर रहा है, ओके, हम एम्प्लॉय एक्स को पे कर रहे हैं ना रहने के लिए, तो वो भी उसके सैलरी में क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो वहां पे तो अमाउंट इजिली अवेलेबल है ना कि भाई इतना अलावेंस आपने दिया, वो टैक्स कर दो, काम खत्म। लेकिन अगर मैं रहने का घर ही दे रहा हूं तो ये सर घर की वैल्यू, उसको बेनिफिट तो मिला है ना रहने के लिए, ये घर की वैल्यू निकालेंगे कैसे, क्या होगा, इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, वैल्यूएशन रूल्स, इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, वैल्यूएशन रूल्स ऑफ परक्विजिट्स। सेक्शन 17(2) में परक्विजिट्स के बारे में बात की गई है और उसके रूल्स को अलग से बनाया गया है कि जो भी बेनिफिट हम एम्प्लॉय को देते हैं, अमाउंट दे दिया होता तो काफ़ी सिंपल हो जाता ना यार, पैसा दे दिया तो पैसे को सैलरी में इंक्लूड कर दो, लेकिन अपने रहने का घर ही दे दिया तो भाई बात तो अलग हो गई। रहने का घर दे दिया तो उसको वैल्यू कैसे निकालें वो रहने के घर की,
तो उसके लिए हमें रूल्स पढ़ने हैं और उस अमाउंट को निकालने के कितना अमाउंट उसकी सैलरी के अंदर गिनना है। पैसा दिया तो काफ़ी सिंपल है, पैसा नहीं दिया है तो भाई निकालना पड़ेगा। ओके, सो परक्विजिट और अलाउंस के बीच में आपको फर्क समझ आ रहा है। अलाउंस में आपको पैसा मिल जाता है, परक्विजिट में आपको बेनिफिट मिलता है, नॉन मॉनेटरी, पैसे में नहीं मिलता। लेट्स से फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल लेते हैं, भाई आने जाने का पैसा मैं तेरे को दे देता हूँ, तो आएगा जाएगा करके पैसा दे देता हूँ, इज दैट क्लियर, तो वो अलाउंस में आएगा। लेकिन मान लो आने जाने के लिए मैं गाड़ी दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, गाड़ी दे देता हूँ। ऑलराइट, वो गाड़ी को लेट्स से आप पर्सनल भी यूज़ कर रहे हो, ऑफिस के लिए भी यूज़ कर रहे हो। ओके, यूजेज अलग अलग है। देखो ऑफिस के लिए यूज़ हो रहा है तो उसमें एम्प्लॉय का कोई बेनिफिट नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लॉजिक समझना, जहां पे एम्प्लॉय का बेनिफिट हो रहा है ना, वही चीज हमेशा सैलरी के अंदर टैक्स होगी। ये चीज दिमाग में रखना, ये जब चैप्टर चलेगा अपना, उसमें एक चीज आपको ये दिमाग में रखनी है कि भाई सिंपल, जब भी एम्प्लॉय को बेनिफिट होता है, जब भी एम्प्लॉय को बेनिफिट होता है एम्प्लॉयर के पेमेंट से, वो एम्प्लॉय का बेनिफिट हमेशा सैलरी के इनकम के अंदर इंक्लूड होता है। इज दैट क्लियर? अब जिस खर्चे से, जो मान लो मैं कुछ पेमेंट कर रहा हूं, उससे एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट नहीं है, उससे एम्प्लॉयर का काम निकल रहा है, भाई तू ऑफिस का काम है यहाँ जाके आ जाना, इसका खर्चा मैं दे दूंगा, तो वो कहीं सैलरी में इंक्लूड नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तू ऑफिस में आया जा रहा है, उसका पैसा मैं दे रहा हूँ, वो कोई अलाउंस में इंक्लूड नहीं होगा। अलाउंस तो माना जाता है, बट ये इसका भी कुछ रूल्स है आगे, टैक्सेबिलिटी का, एग्जाम्पशंस का, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको दो वर्ड्स के बीच में फर्क समझा रहा हूँ, अलाउंस क्या और परक्विजिट क्या। इज दैट क्लियर? तो लेट्स से मैंने गाड़ी दे दी आने जाने के लिए, तो गाड़ी, फिर गाड़ी दे दी और खुद की गाड़ी, तो उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं कहाँ जाना पड़ेगा, वैल्यूएशन रूल्स में जाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज दैट क्लियर? ठीक है, सो अलाउंस मतलब पैसा दिया है, भाई तू बीमार हो गया, ले खर्चा, तो भी बीमारी का इलाज विलाज करा लेना, पैसा ले ले। या तो मैं इलाज करवा के दे रहा हूँ हॉस्पिटल में, आ रही है बात समझ, इलाज करवा के दे रहा हूँ हॉस्पिटल में, खर्चा मैं बेयर कर रहा हूँ, तो वो हॉस्पिटल का जो इलाज हम कर रहे हैं, मान लो हमारी हॉस्पिटल है, तो उसका अमाउंट कैसे निकालेंगे? चलो अगर ऐसा कुछ है कि भाई सिंपल ये हॉस्पिटल दूसरे की थी, उसमें जितना मैंने पैसा दिया उतना मेरे परक्विजिट में इंक्लूड कर दो। आ रही बात समझ? ओके, सो यहाँ पे अलाउंस और परक्विजिट को समझना है सबसे पहले। पैसे में अगर कुछ भी बेनिफिट अपन दे रहे हैं तो वो अलाउंसेस में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो अगर कुछ नॉन मॉनिटरी बेनिफिट दे रहे हैं, घर में आने, ऑफिस आने जाने के लिए गाड़ी दे रहे हैं, वो उसका पर्सनल यूज़ भी कर रहा है, मेडिकल कुछ एक्सपेंडिचर करवा रहे हैं अपनी खुद की हॉस्पिटल में, ओके, तो उसमें कैसे रूल्स, क्या है रूल्स, कैसे उसका वैल्यू गिना जाएगा, हम हमारी चीज़ें कुछ यूज़ करने के लिए दे रहे हैं जिससे उनको बेनिफिट मिल रहा है, तो उसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, तो वो सारी चीज़ें हमें परक्विजिट्स में पढ़नी होगी। इज, आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये चैप्टर जो है, इसमें हमें सबसे पहले रिटायरमेंट बेनिफिट्स पढ़ने हैं, उसके बाद अलाउंसेस पढ़ने हैं जो कैश में उनको दिए जाते हैं, और परक्विजिट्स पढ़ने हैं। ये सारी चीज़ें, इनको टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबल हैं, बट कुछ में एग्जेम्पशंस है, कुछ में क्या है, सारे रूल्स हमें एक एक करके अभी पढ़ने हैं। इज दैट क्लियर? सो आई होप आपने अपना माइंड बना लिया होगा। हमें इस चैप्टर में मेनली तीन चीज़ करनी है। हमने सबसे पहले तो क्या कर लिया कि इनकम अंडर द हेड सैलरी में कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है। सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन ये बोलता है कि ड्यू होगा या तो रिसिप्ट होगा, विच एवर इज अर्लियर होगा, उसके बेस पे टैक्सेबिलिटी आएगी। इज दैट क्लियर? ओके, तो हम अभी सबसे पहला पार्ट जो है रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जो भी एम्प्लॉय को बॉस देता है रिटायरमेंट के टाइम पे या तो कंटिन्यूएशन के टाइम पे, तो उसमें क्या एग्जेम्पशंस अवेलेबल है या तो कैसे टैक्सेबिलिटी गिननी है, वो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ओके, ऑल राइट। तो सबसे पहला जो रिटायरमेंट बेनिफिट हमें पढ़ना है, दैट इज ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी सबसे पहले एक वॉलंटरी एक्ट होता है, वॉलंटरी एक्ट बाय बॉस, ओके, कि भाई आपने इतने साल हमारे यहाँ पे कंपनी में काम किया, उसका अमाउंट हम आपको ये इतना पे कर रहे हैं। ग्रेचुइटी बाय ग्रेटिट्यूड, जो अमाउंट बॉस पे करता है एम्प्लॉय को ऑन एट अ टाइम ऑफ टर्मिनेशन, ओके। बट जनरली टर्मिनेशन के अलावा इसको कभी कभी जब सर्विस में वो है तभी भी वो ग्रेचुइटी वॉलंटरी अमाउंट है, तभी भी वो पे किया जा सकता है। ओके, ऑल राइट। तो अभी समझते हैं इसमें टैक्सेबिलिटी क्या है, क्या एग्जेम्पशंस है। तो यहाँ पे मैंने 3 कॉलम बनाए, आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर ग्रेचुइटी आपको मिलता है ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस, आप जब सर्विस में और तभी आपको ग्रेचुइटी मिल रहा है, आपने सर्विस छोड़ी नहीं, आप रिटायर नहीं हो, सर्विस में हो और ग्रेचुइटी मिल रहा है, देन इट इज ऑलवेज बी टैक्सेबल, ऑलवेज बी टैक्सेबल। इसमें कोई एग्जेम्पशंस की बात नहीं आएगी, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल, सिंपल एंड शॉर्ट। कंटिन्यूएशन में मिला है, ऑलवेज टैक्सेबल, भले वो कोई भी एम्प्लॉय हो। ओके, नेक्स्ट, अगर टर्मिनेशन पे मिलता है, टर्मिनेशन मतलब आप एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ के जा रहे हो, तो टर्मिनेशन के केस में एग्जाम्पशन डिस्कस किया है सेक्शन 10(10) में। सेक्शन 10(10) में इसका एग्जाम्पशन का डिस्कशन हुआ है। उसमें क्या बोला गया है कि अगर टर्मिनेशन के टाइम में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी मिलता है, किसको मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी मिलता है, तो इट इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट।
गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा, सरकारी बाबा को मिलेगा तो ऑलवेज एग्जेम्पशन है। इज दैट क्लियर? ग्रेचुइटी का पैसा टर्मिनेशन पर मिला तब। लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तो उसमें भी एग्जेम्पशन है, लेकिन कुछ कैटेगरी है, उसमें भी एग्जेम्पशन है लेकिन कुछ कैटेगरी है। अगर वो ग्रेचुइटी पोगा के अंडर कवर्ड है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट जो आप इंडस्ट्रियल लॉ में पढ़ेंगे, ओके, अगर वो ग्रेचुइटी पोगा के अंडर कवर्ड है तो एग्जेम्पशन जो मिलेगा वो लीस्ट होगा। मैं वापस बता देता हूं, हम ये पढ़ क्या रहे हैं कि क्या एग्जेम्पशन है, कितना एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन की लिमिट पढ़ रहे हैं। आपका अमाउंट टैक्स रिसीव हो रहा है, ठीक है, उस एक्स अमाउंट में से कितना एग्जेम्पशन है, जितना एग्जेम्पशन है उसको माइनस करके बाकी का अमाउंट क्या होगा, आपके सैलरी के अंदर इंक्लूड होगा। इसका हम क्वेश्चन भी करेंगे तुरंत अभी के अभी, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो यहां पे लिखा है इफ इट इज कवर्ड अंडर पोगा तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। तो ये एग्जेम्पशन क्या है समझते हैं। तो पहले मैंने क्या किया, जितना है तो एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव हुआ है उतना एग्जेम्पशन हो जाएगा, ओके। लीस्ट लिखा है मतलब सबसे, तीनों में से सबसे कम, तीनों में से सबसे कम जो अमाउंट आएगी वो आपकी क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। सो या तो अमाउंट ग्रेचुइटी रिसीव्ड हुई वो, या तो 20 लाख माइनस ई का मतलब होता है एग्जेम्प्टेड अर्लियर, मतलब आप पहले कोई दूसरे एम्प्लॉयर के यहाँ पे भी काम किए हैं, ओके, उसने भी कुछ ग्रेचुइटी दी है, उसका भी एग्जेम्पशन आप ऑलरेडी क्लेम किए हैं, जितना एग्जेम्पशन पहले क्लेम किए हैं उतना एग्जेम्पशन आप यहाँ पे माइनस कर दिए, बिकॉज ये एक ओवरऑल लिमिट है, आपकी लाइफ लिमिट है, समझ लो 20 लाख के एग्जेम्पशंस की, ओके। 20 लाख के ज़्यादा का कभी भी एग्जेम्पशन मिल नहीं सकता, 20 लाख इज मैक्स, इससे अमाउंट ज़्यादा जाएगा ही नहीं। लीस्ट बोला है तो 20 लाख से ज़्यादा जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। ऑल राइट, 20 लाख माइनस ई मतलब एग्जेम्प्टेड अर्लियर, एंड 15/26, 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, मतलब जितने साल आपने कंपनी में काम किया। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है राउंड ऑफ, क्या लिखा है, राउंड ऑफ, मतलब मान लो आपने 10 साल 6 महीने 7 महीने काम किया, तो हम 10 साल 7 महीने को 11 साल गिनेंगे, ओके। आपने 10 साल 5 महीने काम किया तो हम 10 साल 5 महीने को भी क्या गिनेंगे, 10 साल गिनेंगे। राउंड ऑफ करना है, क्या करना है, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ में अगर 10 साल 6 महीने हुआ तो 11 साल गिन लेंगे, पर 10 साल 5 महीने 10 दिन हुआ तो अभी हम कितने गिनेंगे, 10 साल गिनेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यहाँ पे राउंड ऑफ का बेनिफिट मिलता है, इज दैट क्लियर? अब राउंड ऑफ 10 साल 1 महीने हो गया तो 11 नहीं गिनूंगा मैं, 10 साल 1 महीने में 10 साल ही गिनेंगे, इज दैट क्लियर? सो 10 ईयर्स जो भी है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू 15/26, ओके, 15 दिन का मतलब आधा पगार हो गया, 15 दिन आउट ऑफ 26 दिन का पगार, 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू सैलरी पर मंथ, मतलब आपकी जो भी सैलरी 15 दिन की, साल भर की, वो जो सैलरी होगी वो लास्ट रिटर्न सैलरी, उसमें आपको लेना है बेसिक प्लस डीए, डीए डियरनेस अलाउंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डियरनेस अलाउंस, मोंगवारी भत्तो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए जो पैसा अलाउंस बॉस दे पे करता है एम्प्लॉय को, उसको हम क्या करते हैं, कहते हैं डीए, डियरनेस अलाउंस, ओके। सो सिंपल, क्या करना है हमें, तीनों लिमिट कैलकुलेट करनी है, तीनों में से जिसमें भी अमाउंट सबसे कम आएगा वो अमाउंट क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी का अमाउंट क्या होगा, टैक्स होगा, बाकी का अमाउंट क्या होगा, टैक्स होगा। लेट्स से आपको ग्रेचुइटी मिला 25 लाख और ये तीनों में से लिमिट आ रही है सिर्फ 10 लाख, तो 25 में से 10 माइनस करके बाकी का 15 लाख आपके सैलरी के अंदर इंक्लूड होगा। इज दैट क्लियर? ये चीज भूल जाते हैं लोग हमेशा, ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा प्लीज। सो यहाँ पे एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड 20 लाख माइनस एग्जेम्प्टेड अर्लियर, एंड थर्ड लिमिट इज 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जिसमें आपको राउंड ऑफ का बेनिफिट मिलता है, इंटू सैलरी पर मंथ, जो भी सैलरी आपने लास्ट ड्रॉ की थी, ओके, मतलब सिंपल जितने साल आपने काम किया, मान लो 10 साल काम किया, 10 साल के 15 दिन की पगार, हर साल की 15 दिन के हिसाब से जो पगार है, और वो पगार लास्ट मंथ के हिसाब से गिनी जाएगी। इज दैट क्लियर? ओके, उस हिसाब से लिमिट कैलकुलेट करेंगे, जिसमें से जो लोएस्ट आएगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये जो पढ़ रहे हैं दैट इज कवर्ड बाई पोगा, दैट इज कवर्ड बाई पोगा। इफ यू आर कवर्ड बाई पोगा तो ये लिमिट है, बट इफ यू आर नॉट कवर्ड बाई पोगा, अगर आप पोगा के अंडर कवर्ड नहीं है, उस केस में जो लिमिट है, पहली दो तो सेम ही है, एक्चुअल ग्रेचुइटी एंड 20 लाख माइनस एग्जेम्प्टेड अर्लियर, तीसरी लिमिट में चेंजेस आता है, इसमें हो जाता है हाफ, आधा हो जाएगा फ्लैट, फिर हाफ, ओके, हाफ इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और राउंड ऑफ का बेनिफिट इसमें मिलेगा नहीं, नो राउंड ऑफ बेनिफिट, ओके। मतलब आपने 10 साल 6 महीने काम किया, 8 महीने काम किया, 9 महीने काम किया, 11 महीने काम किया, गिनेंगे हम सिर्फ 10 साल,
इज दैट क्लियर? और यहाँ पे जो सैलरी का अमाउंट है, सैलरी का है कैलकुलेशन, वो भी अलग है। एवरेज सैलरी हमें लेनी है। क्या लेनी है हमें? एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, दैट ऑल्सो एज पर जीडी के हिसाब से, मतलब ये जीडी की सैलरी हो गई। जीडी के हिसाब से सैलरी जो होती है उसमें आपको लेना होता है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये सब क्या होता है वो मैं बाद में समझाऊंगा आपको, और प्लस कमीशन लेना है, कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। अगर आपको कमीशन मिलता है जो भी टर्नओवर कंपनी ने क्रिएट किया उसके परसेंटेज के बेसिस पे, तो वो वाला कमीशन भी आपको इस सैलरी में इंक्लूड, सैलरी एज पर जीडी, ये बार बार यूज होगा, सैलरी एज पर जीडी, इसको ध्यान में रखना। उसमें क्या क्या आता है? बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स बोलना है, मतलब जो रिटायरमेंट बेनिफिट के कैलकुलेशन के टाइम पे जो डियरनेस अलाउंस इंक्लूड होता है उस डीए, उसको हम बोलते हैं डीए इन टर्म्स। ठीक है, इसका मतलब आपको और आगे समझ आएगा। बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्न ओवर। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका सैलरी एज पर जीडी। वापस समझ लेते हैं। देखो क्या हमने पढ़ा, समराइज कर रहा हूं मैं वापस। अगर कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस में मिला है तो हमेशा टैक्सेबल है, लेकिन अगर ऑन टर्मिनेशन मिला है तो उसमें दो कैटेगरी है कि क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो पूरा एग्जाम्प्ट है, काम खत्म। बट अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो वापस दो कैटेगरी कि यू आर कवर्ड बाय पोगा, नॉट कवर्ड बाय पोगा। इफ यू आर कवर्ड बाय पोगा तो उसमें तीन लिमिट्स आपको चेक करनी है, एक्चुअल ग्रेचुइटी 20 लाख माइनस एग्जेम्प्टेड अर्लियर, एंड थर्ड इज 15/26 इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, इसमें राउंड ऑफ का बेनिफिट मिलेगा, इनटू सैलरी दैट इज लास्ट ड्रॉन, जिसमें सिर्फ बेसिक और डी होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन इफ यू आर नॉट कवर्ड बाय पोगा then the limit is list of the following: actual gratuity 20 lakh minus exempted earlier and half into completed year of service, में राउंड ऑफ का बेनिफिट नहीं है, into average salary of last 10 months, और जो सैलरी लेनी है उसमें एज पर जीडी लेना है। जीडी के हिसाब से सैलरी जो होती है उसमें बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ये तीनों सैलरी को आपको इंक्लूड करना है। इज दैट क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट, अगर आपको डेथ के बाद मिला है, आपको नहीं मिलेगा डेथ के बाद, आपके नॉमिनी या लीगल हायर को मिलेगा तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये ग्रेचुइटी का पूरा अपना प्रोविजन था। ओके, एग्जाम से पहले बस आपको ये शॉर्ट समरी ही रिवाइज करनी है, उससे ज़्यादा और कुछ रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट से क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो ये मॉडल का इलस्ट्रेशन है, ओके, जो हम फिर करेंगे। जस्ट अ मिनट। ओके, हम इनकम टैक्स में जनरली आपको मॉडल के इलस्ट्रेशंस करवाएंगे, प्लस हमारी प्रैक्टिकल बुक आपको अलग से मिलेगी इनकम टैक्स की। अगर वो प्रैक्टिकल बुक प्लस मॉडल आपने कर लिया और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इनकम टैक्स एकदम पक्के से पक्का, कितना भी हार्ड पेपर आ जाए इनकम टैक्स में आपके लिए सबसे ईजी होगा। इज दैट क्लियर? सो ग्रेचुइटी का एक सम देख लेते हैं फटाफट से। लेट्स से ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। यहां क्या लिखा है? अशोक, जस्ट अ मिनट। ओके, अशोक है, एम्प्लॉय है एबीसी लिमिटेड का, उसको 8,05,000 की ग्रेचुइटी मिली है। ओके, पोगा के अंडर, अंडर पोगा मतलब इट इज कवर्ड अंडर पोगा, इज कवर्ड अंडर पोगा। ठीक है, एबीसी लिमिटेड लिखा है। नाउ ही रिटायर्स ऑन 10 सितंबर 2024 आफ्टर रेंडरिंग सर्विस ऑफ 35 साल और 7 महीने। 35 साल और 7 महीने उसने काम किया, रिटायर हुआ। जो उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है वॉज ₹32,700 पर मंथ, एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी चार्जेबल टू टैक्स। कितना टैक्स लगेगा? चार्जेबल टू टैक्स के लिए हमें पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? एग्जेम्पशन। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? एग्जेम्पशन कितना मिलेगा। कि भाई हमें पता तो है कि 8,05,000 का ग्रेचुइटी मिला है, बट ये पूरा टैक्स तो नहीं होगा। अब एग्जामेशन के लिए आप क्या देखोगे? हमारे पास कैटेगरी है क्या? ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है भाई? बिल्कुल नहीं, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर होता तो पूरा एग्जाम होता, और है भी नहीं। यहाँ पर कहीं पे भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ठीक है, सो ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। क्या ये कवर्ड है बाय पोगा? यस, ही इज कवर्ड बाय पोगा। ग्रेचुइटी अंडर पोगा मिला है आपको, ही इज कवर्ड बाय पोगा। तो 3 लिमिट्स हमें चेक करनी है। क्या? एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड 8,5, स्टैट्यूटरी अमाउंट क्या है? 20 लाख। कोई एग्जामेशन अर्लियर होता तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन होता है, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, तो कोई एग्जामेशन अर्लियर नहीं है, तो ये 20 लाख। और हमें तो तीसरा कैलकुलेशन करना है 15/26 इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 35 साल 7 महीने, क्या लेंगे हम? 36 साल लेंगे गाइस। तो 15/26 इंटू 36, 15/26 इंटू 36 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी 32,700 पर मंथ, वो दिया ही है आपको, लास्ट ड्रॉन सैलरी दे ही दी है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल 6,79,154 आ रहा है, एंड ये लिमिट सबसे कम है, तो इतना एग्जाम्पशन हो जाएगा और बाकी का अमाउंट क्या हो जाएगा आपके लिए? टैक्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर गाइज?
ऑलराइट, देखो लॉजिकली ये जो बनाया है ना लिमिट्स, ओके लिमिट का अमाउंट मान लो ज़्यादा आ जाता, मान लो 9 लाख आ जाता, 10 लाख आ जाता, पर ग्रेचुइटी नहीं मिला 8-9 लाख, ओके 8 लाख का मिल रहा है और 9 लाख इधर आ रहा है, तो भाई वो चीज़ कैसे पॉसिबल है। इसलिए ये एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव को भी ऑप्शन में रखना है कि भाई जितना 3 लिमिट आप चेक करो कि भाई जितना मिला है उससे ज़्यादा तो एग्जामेशन नहीं मिल सकता। ओवरऑल पूरे लाइफ में एग्जामेशन कितना मिलेगा, 20 लाख तक। अब जब नेक्स्ट कंपनी में काम करेगा भाई, ओके तो उसमें ये जो अमाउंट का एग्जामेशन इसको मिला है ना 679,154, इस अमाउंट का एग्जामेशन वो 20 लाख में से माइनस कर देंगे। सिंपल सी चीज़ है। इज दैट क्लियर गाइज? ऑलराइट, तो गाइज आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया आया है कि कैसे हम लोग यहाँ पे इनकम टैक्स पे वर्क करने वाले हैं। 100% आपको इनकम टैक्स में बहुत 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 मज़ा आएगा, ये मेरी गारंटी है। ऑलराइट, इनकम टैक्स में अगर मैं मेरी बात करूँ तो भले वो CMA के एग्ज़ाम्स हो या CA के एग्ज़ाम्स हो, ओवरऑल चारों लेवल्स पे, इंटर पे हो या फाइनल पे हो, चारों लेवल्स पे मेरे इनकम टैक्स में हाईएस्ट मार्क्स थे। ओके, तो जैसा इनकम टैक्स में हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे वो कोई नहीं करवा सकता, ऐसा मेरा मानना है। ये जो नोट्स है आपको आप देख सकते हैं, ये नोट्स आपको मिलेगी जो एग्ज़ाम के पहले सिर्फ इतना ही रिवाइज करना। आप बुक में देखोगे तो ये अराउंड कुछ 100 से 150 पेज का पूरा चैप्टर है, तो हमें पूरे 100-150 पेज नहीं देखने, हमने प्रोविजंस को इतना शॉर्ट कर दिया है क्योंकि प्रोविजंस पढ़ना है। प्रोविजन पढ़ने से काम नहीं बनता है, मेनली एप्लीकेशन से होता है। जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते जाओगे इनकम टैक्स में उतना आप क्लियर रहोगे, उतने आपके प्रोविजंस और स्ट्रांग होंगे। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं बनेगा गाइस, ये ध्यान रख लेना। ओके, इनकम टैक्स में प्रैक्टिस इज मच इंपॉर्टेंट। पढ़ लिया प्रोविजन, 1-2 बार याद कर लिया, बस दिमाग में रख लो। अब इसको अप्लाई करो, जैसे जैसे अप्लाई करते जाओगे नई नई चीज़ें और सामने आएगी, नई नई चीज़ें और सामने आएगी जो प्रोविजन पढ़ते टाइम नहीं आई होगी। इसलिए बोलता हूँ एप्लीकेशन से आपका प्रोविजन स्ट्रांग होगा। अब सिंपल एक एग्जांपल समझो ना, अगर कोई एक्सपर्ट भी आपको क्रिकेट सिखा दे, वो बोल के सिखा दे कि भाई क्रिकेट में ये जो अगर ऐसा शॉर्ट बॉल आया तो पुल करना है ऐसा, ओके ऑफ स्टम्प की बॉल है तो उसको लीव करो, ओके ज़्यादा उसको छेड़ो मत, कट लग के एज लग जाएगा, मैं कितना भी अच्छा आपको समझा दूँ, नेट प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे तो क्या आप रियल मैच में डायरेक्ट खेल सकते हो? मुझे ये बताओ। सिंपल मैं एग्जाम्पल क्लास में भी देता हूँ। ओके, इनकम टैक्स हो गया, कॉस्टिंग हो गया, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में खुद प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें स्ट्रेंथन होगी गाइस। कोच कितना भी अच्छा पढ़ा ले, आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। ऑलराइट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू वेरी मच।